कब आपको आई यूज करना है, कब आपको मी यूज करना है, कब आपको माई यूज करना है, कब आपको माइन यूज करना है, और कब आपको माई सेल्फ यूज करना है. दिस इज द टॉपिक दैट वी आर लर्निंग टुडे एंड दैट इज कॉल्ड केस चार्ट. ठीक है, ये आपका केस चार्ट है. आप में से कुछ लोगों ने शायद इसको कभी पढ़ा होगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली, पहले पढ़ा नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो तो इस टॉपिक को बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए भाई, केस चार्ट होता क्या है, आप लोगों ने सबने प्रोनाउन के नाम तो सुने ही होंगे. प्रोनाउंस इन हिंदी दे आर कॉल्ड सर्वनाम, राइट. अच्छा, ये वे शब्द होते हैं जो किसके बदले यूज करते हैं हम लोग, नाउन के, है ना. यस, जैसे आप कहते हो कि राम एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय. राम रोज स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल डेली. राम अपने दोस्तों की मदद करता है, राम हैव्स हिज फ्रेंड्स. तो यहां पर आप देखो एक बात, आप बार बार राम का यूज कर रहे हो, सो इंस्टेड ऑफ राम आप क्या यूज कर सकते हो, ही यूज कर सकते हो. जी हाँ, आप राम के स्थान पर, जो कि एक नाउन है, आप यूज कर सकते हैं यहां पर राम के स्थान पर किसका यूज कर सकते हैं, राम के स्थान पर ही का उपयोग कर सकते हैं. तो ही जो है आपका प्रोनाउन है. और आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो यही पढ़ाने वाला हूं, प्रोनाउन केस चार्ट, कि आपके जो प्रोनाउंस होते हैं इनको आप किस तरीके से जो है यूज करना है. ठीक है, कब आपको आई यूज करना है, कब आपको मी यूज करना है, कब आपको माई यूज करना है, कब आपको माइन यूज करना है, और कब आपको माई सेल्फ यूज करना है. दिस इज द टॉपिक दैट वी आर लर्निंग टुडे एंड दैट इज कॉल्ड केस चार्ट. इस क्लास में हम लोग जो केस चार्ट के बारे में सबसे पहली चीज सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि आपको सबसे पहली समझ तो होनी चाहिए पर्सन्स की, कि पर्सन्स क्या होते हैं, पर्सन्स किस तरीके से स्टडी करते हैं हम लोग, और इनको हम कैसे समझते हैं. ये अगर हमको समझ में आ जाता है तो इसको समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा. प्रोनाउन केस चार्ट. ठीक है, अब पहले हम लोग इसकी अलग अलग कैटेगरीज देख लेते हैं. नॉमिनेटिव केस, which is also called subjective. The second one that we have is objective case. The third one that we have is possessive, and the last one is reflexive. तो हमारे पास में जो है इसकी कुछ 4 कैटेगरीज हो जाती है. इसमें पॉजिटिव केस को 2 भागों में डिवाइड करते हैं. एक करते हैं हम लोग एडजेक्टिव और दूसरा करते हैं हम लोग प्रोनाउन. इसलिए बीच में एक लाइन और आ जाएगी ऐसे. अब हम बात करते हैं पर्सन की. तो पर्सन स्टूडेंट्स आपके 3 होते हैं. पहला होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. आप में से कुछ स्टूडेंट ने ये इसको पहले भी देखा होगा पर्सन को. हम लोग अगर फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई एंड वी, सेकंड पर्सन में आता है आपका यू, थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, दे, इट. ये सब आपके थर्ड पर्सन में आता है. अब हम चलो, कोई किसी को पता है बताइएगा अगर पता है तो, कि आई और वी को फर्स्ट पर्सन क्यों कहते हैं. किसी भी स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी होगी, सर इस वजह से कहते हैं. तो पर्सन्स आपके क्या होते हैं कि आई वी सॉरी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इनकी 3 कैटेगरीज होती है. इसमें फर्स्ट पर्सन आई और वी को इसलिए माना जाता है क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को आई समझता है. मैं अगर आपसे पूछूं कि आप कौन है तो आप कहेंगे मैं रोहन हूं, मैं सोहन हूं, मैं सीता हूं, मैं गीता हूं, सविता हूं, जो भी आपका नाम है. तो आप आई से अपने आप को कंसिडर करता है. तो स्पीकर जो होता है ना, वक्ता जिसे हम कहते हैं, वो स्पीकर जो होता है वो आई होता है, बोलने वाला, जो अपने आप को हमेशा जो है एक मानकर कंसिडर करता है और आई मानकर कंसिडर करता है. इसीलिए आई को फर्स्ट पर्सन माना गया. और वी को क्यों फर्स्ट माना गया? क्योंकि जब हम बोलते हैं वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं, तो इस वी में आई जो है वो भी इंक्लूड है. इस वी में आई जो है वो भी इंक्लूड है. इसी वजह से आई और वी को फर्स्ट मानते हैं. अगर मैं आपसे बात करूंगा
मैं आपसे बात करूंगा तो आप हो जाएंगे सेकंड पर्सन, मैं हो जाऊंगा फर्स्ट पर्सन। लेकिन जब आप मुझसे बात करेंगे तो मैं आपके लिए मैं नहीं रहूंगा, मैं आपके लिए आप हो जाऊंगा। और क्योंकि आप अपने आप को क्या समझते हैं, आई, दैट इज वाई आप अपने आप को आई मानेंगे, फिर आप फर्स्ट पर्सन हो जाओगे और मैं सेकंड हो जाऊंगा। तो स्पीकर जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, लिसनर जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है। जब आई और यू, स्पीकर और लिसनर मिलकर थर्ड की बात करते हैं कि यार वह मेरा फ्रेंड है, मैंने आपसे कहा वह मेरा फ्रेंड है, तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन हो, वह थर्ड पर्सन, तो ही, शी, दे, इट, ये थर्ड पर्सन। ये कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं। आगे देखिए आप लोग, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है भाई, इसका ऑब्जेक्टिव केस बनाते हैं आप मी, इसका अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस याद रखना यू ही होता है, ही का हिम, शी का हर, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है सर आई जो है वो सब्जेक्ट हो गया, मी जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, अब हम सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे? तो मैं इनकी हिंदी लिख रहा हूं ताकि आप लोग इसको आसानी से पहचान सकें। देखिए आई का जो मीनिंग होता है ना हिंदी में, वो मैं होता है, वी का हम होता है, यू का आप या तुम होता है। अब प्रश्न उठता है क्या सर आई का मतलब मैं ही होता है, आई के तो और भी मीनिंग है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इसके और भी काफी सारे मीनिंग है। जैसे आई का मतलब मैंने भी होता है, आई का मतलब मुझे भी होता है। देखो कैसे, मैंने उसे समझाया, मैंने उसे समझाया कि ऐसा मत करो, आई एक्सप्लेन्ड हिम, आई परस्यूडेड हिम नॉट टू डू सो। तो देखो यहां पर ये मैंने के लिए क्या यूज किया हमने, आई यूज किया है। ठीक है, दूसरी बात, मुझे वहां जाना चाहिए, तो आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई शुड गो देयर। देखो मुझे वहां जाना चाहिए, आई शुड गो देयर, तो मुझे के लिए भी हमने क्या लगाया, आई लगाया। तीसरी बात, जब आप कहते हो मेरे पास एक कार है, तो देखो आप इंग्लिश में कहते हो आई हैव अ कार, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास मतलब इसके लिए भी आई लग रहा है। तो आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि हिंदी में जो है ना उसको हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में वो सब्जेक्ट एक ही है, आई, जिसका मतलब मैं भी होता है, मैंने भी होता है, मुझे भी होता है, और मेरे पास के सेंस में भी आई ही लगता है। इस वजह से स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक बात क्लियर है कि सबको आई बोलते हैं। फिर प्रश्न उठता है सर मी फिर मैं कहां लगाऊं, क्योंकि मी का मतलब भी तो मुझे होता है, क्योंकि मी का मतलब भी मुझे होता है। अब देखो दो सेंटेंस लिखता हूं मैं, ध्यान देना, मुझे वहां जाना चाहिए, दूसरा मुझे उसने समझाया। अब दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखना, दोनों सेंटेंस की शुरुआत मुझे से हुई है। पहले में आ रहा है मुझे वहां जाना चाहिए, इस मुझे के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आई। जी हां, आई शुड गो देयर, इंग्लिश इसकी बनेगी। लेकिन मुझे उसने समझाया, इसमें समझाने का काम किसने किया, उसने, तो ये उसने जो है ये सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर लड़की होगी उसने में तो इसका मतलब होगा शी, कोई समझाने वाली लड़की है तो शी, समझाने वाला लड़का है तो ही, क्योंकि उसने के अंदर पता थोड़ी चलता है कि समझाने वाला लड़का है कि लड़की है। अगर आप ऐसा बोलेंगे कि वह मुझे समझाती है तो आप समझ जाओगे लड़की है, वह मुझे समझाता है तो आप समझ जाओगे लड़का है, लेकिन उसने मुझे समझाया में हमें क्लियर नहीं है कि समझाने वाला लड़का है कि लड़की है। तो ऐसे सिचुएशन में आप ही शी जो आपको कन्वीनियंट लग रहा है आप लगा ले, ही एक्सप्लेन्ड। अब आएगा आपका ऑब्जेक्ट मुझे, जिसके लिए आपको लिखना होगा स्टूडेंट मी। यहां हमें एक चीज सीखने को मिली कि मुझे जो है इसका मतलब आई भी होता है और मी भी होता है। यह डिपेंड करता है कि आपके सेंटेंस में वो कैसे यूज हुआ है। अगर वो सब्जेक्ट के रूप में आया है तो आई, अगर वो ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो मी। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मुझे मतलब वो लिख भी लेते हैं, मुझे मतलब मी होता है, और जब सेंटेंस आता है मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, तो वो लिख लेते हैं मी हैव टू स्टडी। बोला मी हैव टू स्टडी क्यों लिखा? बोला सर आपने सिखाया, मुझे मतलब मी होता है।
तो भैया मुझे मतलब आई भी होता है, मुझे मतलब मी भी होता है, डिपेंड करता है। अब मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, यहां पर ये आई लगेगा, लेकिन उसने मेरी मदद की, उसने मुझे समझाया, उसने मुझे वहां भेजा, यहां पर मी लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, भेजने वाला तो वो व्यक्ति है, मैं तो वहां भेजा गया। तो दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि स्टूडेंट सेंटेंस मेकिंग में आई हैव सीन कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स यहां पर कंफ्यूज होते हैं इन मीनिंग को लेकर के, सर इसका मतलब क्या होता है, इसको कैसे यूज करना है, एंड दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू दिस टॉपिक। देखिए अब हम बात करने वाले हैं, ये हमने लिख लिया, ऐसे ही हम लोग इसके भी हम के बना सकते हैं, हम बनेगा, हमें बनेगा, हमने बनेगा, हमारे भी बनेगा, ऐसा तुम का भी बना सकते हो, तुम बनेगा, तुम्हें बनेगा, तुमने बनेगा, ठीक है ना। ऐसे इन सब के भी आप बनाना चाहते हो बना सकते हो, बिल्कुल। चलिए, हमें, तुम्हें, इन दोनों का मतलब क्या होगा, उसे, उन्हें, ठीक है। चलिए, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, दोनों चीज हमको समझ में आ गई कि किसको कहां पर यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो भी हम लोग समझ गए। ये देखिए, मैंने कहा यू एंड ब्लैंक आर लर्निंग इंग्लिश। बताइए, आई आएगा, मी आएगा, माय आएगा, माइन आएगा कि माई सेल्फ आएगा? यू एंड ब्लैंक आर, चलो पहले ज्यादातर आई और मी के बीच में कंफ्यूजन हो रहा है। ए वाले कितने हैं और बी वाले कितने हैं? अब बताइए इसमें कौन सा सही है। यहां पर कुछ लोगों ने मी भी कहा है, कुछ लोगों ने आई भी कहा है, तो मैं जानना चाहता हूं मी वाले कौन कौन है, क्योंकि वो बिल्कुल सही, सॉरी पहले मी वाले कौन कौन है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, इतने सारे लोग हैं, कम से कम क्लास में 8 से 10 लोग मी वाले। वेरी गुड, हर्षल ने तो रेजेंट भी कर दिया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप लोग सब गलत हो, मी वाले, आई वाले सही है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग तो है ना पार्टी बदलेंगे, है ना कुछ लोग पार्टी बदलेंगे। एक चीज सीखो, ये आर लिखा है हेल्पिंग वर्ब है, लर्निंग लिखा है मेन वर्ब है, तो इससे पहले जो वो आएंगे वो सब्जेक्ट होंगे। क्या होंगे? सब्जेक्ट होंगे। हां, मतलब यहां पर इससे पहले जो भी आएगा वो सब्जेक्ट आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मी तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। हाँ, और यहां सब्जेक्ट आएगा, तो यू एंड आई आर लर्निंग इंग्लिश। सही है सेंटेंस। अब आप बोलोगे सर आई के साथ तो एम लगता है, तो भैया यहां देखो ना, दो सब्जेक्ट है ना, यू और आई, दो सब्जेक्ट जुड़ गए, तो वर्ब एम लगेगी कि आर लगेगी? वर्ब तो आर लगेगी। ये सब सब्जेक्टिव केस है, इनको वहीं लगाना जहां सब्जेक्ट लगेगा। ये सब ऑब्जेक्टिव केस है, इनको वहीं लगाना जहां ऑब्जेक्ट लगेगा। राइट, चलिए इनका एक नियम भी है, वो भी सीख लीजिए। 231। अब ये 231 क्या है? जब आपके सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट आए, तो हम उन्हें 2-3-1 के सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। 2-3-1 का सीक्वेंस में अरेंज करते हैं से मेरा मतलब है कि सबसे पहले आपको लगाना है सेकंड पर्सन, फिर लगाना है थर्ड पर्सन, फिर लगाना है फर्स्ट पर्सन, मतलब 2-3-1। अब जैसे मैंने कहा मैं तुम रवि और रोहन क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मुझे ये बताएं आप कि सबसे पहले हमको किसको लगाना है? सबसे पहले सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन सा है इसमें? यू, कॉमा। अब आएगा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन है इसमें रवि और रोहन, रवि कॉमा रोहन। एन जो लगेगा ना लास्ट वाले के साथ लगता है, इसलिए लगा रहे हैं। अब आएगा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है? मैं। एंड आई आर प्लेइंग क्रिकेट। कुछ आया क्या समझ में? यस, ऐसी बात है भाई। तो मैं, तुम, रवि और रोहन क्रिकेट खेल रहे हैं। यू, रवि, रोहन एंड आई आर प्लेइंग
क्रिकेट, दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो ये 2 3 1 का सीक्वेंस है 231। ऐसे भी याद कर लो कि when you find 2 or more than 2 subjects in a sentence, then we have to arrange them in the sequence of 2 3 1. That is the rule. Getting? दूसरा नियम क्या है? वो दूसरे नियम सीखने के लिए पहले ये नियम सीख लो, तो वो दूसरे नियम समझ में आएंगे। अब I का पॉजेसिव जो है ना भाई, क्या बनता है? my, और इसमें बनता है mine। पूरा ध्यान देना सबके सब, है ना? थोड़ा ग्रामर हम लोग डीपली जा रहे हैं अब थोड़ा थोड़ा। my and mine, ठीक है? अब कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माई एंड माइन, तो उनको बताओ कि भाई जो माई है ना, इसके बाद नाउन आता है। क्या आता है? नाउन, ठीक है। लेकिन ये माइन जो होता है ये अकेले ही आता है, लेकिन दोनों के मतलब सेम है। मेरा, मेरी, मेरे, इसका मतलब भी मेरा, मेरी, मेरे, और इसका मतलब भी मेरा, मेरी, मेरे। लेकिन माई के साथ नाउन आएगा, माइन अकेला आएगा। बोले कैसे? तो बोले ऐसा देखो, यह मेरा है, दिस इज माइन, यह मेरा है, दिस इज माइन, और यह मेरा घर है, दिस इज माई होम, दिस इज माई होम, दिस इज माई हाउस। इस तरीके से आपका चलेगा। हाँ, अगर आप बोल दोगे दिस इज माइन होम तो गलत हो जाएगा, क्योंकि माइन क्या है? ये एक प्रोनाउन पॉजेसिव है जो कि अकेला आता है। इसके साथ में आपको नाउन नहीं लगाना है ना? आपको किसके साथ नाउन लगाना है? एडजेक्टिव के साथ। ओके, सो आई, मी, माय, माइन, एंड द नेक्स्ट वी हैव माई सेल्फ। ये आपका रिफ्लेक्सिव केस है भाई, है ना? तो अगर कोई आपसे कहे कि माय और माइन में क्या अंतर है, तो तुरंत समझा दो। बोला माइन एडजेक्टिव है, इसके बाद में नाउन लगता है, सॉरी माय एडजेक्टिव है, इसके बाद में नाउन लगता है, और माइन जो है अकेले ही आता है। बोले कैसे? ये मेरा है, दिस इज माइन। ये तुम्हारा है, तो बोले दिस इज योर्स, दिस इज योर्स। और यह पेन तुम्हारा है, दिस इज योर पेन। तो योर पेन एंड योर्स, इस तरीके से। ऐसे ही ये होता है आर, और ये होता है आर्स। इसके बाद में नाउन लगता है, इसके बाद भी नाउन लगता है, ठीक है? ऐसे नीचे हम लोग चलते हैं। ये हिम है, इसका बनता है हिज, ठीक है? अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ हिम में और हिज में क्या अंतर है, तो उसको तुरंत समझा दो कि भैया देखो, हिम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, और हिज जो है ये आपका पॉजेसिव केस है। बोले मैं नहीं समझा पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो बोले देखो, जब आपका हिम जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, जैसे मैंने कहा मैंने उसे एक पेन दिया, तो आई गैव हिम अ पेन, आई गैव हिम अ पेन। तो ये हिम यहां पर किसके रूप में आ रहा है? उसी के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। लेकिन बोले हिज कब आएगा? यह उसका पेन है, दिस इज हिज पेन। ये उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। ये उसकी चेयर है, दिस इज हिज चेयर। ये उसका कैमरा है, दिस इज हिज कैमरा। तो इस तरीके से आपका हिज जो है वो यूज होता है, राइट? तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, हिम उसे, हर उसे, हिज, और यहां पर भी आप क्या लगाओगे? हिज। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, इसमें देयर बनता है, इसमें आप देयर बनता है, तो इसमें एस लगता है, ठीक है? अच्छा, शी की बात करें तो शी का बनता है भाई इसमें हर, और इसमें हर्स। अब एक बात नोटिस कर रहे हैं सभी, ध्यान से देखिए, यहां भी हर है और यहां भी हर है। मतलब शी का ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस सेम होते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं होता। शी का ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस सेम होता है, लेकिन ही का देखो क्या बना है? हिज। ही का ऑब्जेक्टिव केस बना हिम, और पॉजेसिव केस बना हिज। तो इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट इसका जो हम बनाने वाले हैं, वो बनाने वाले हैं लास्ट वाला। फिर मैं आपका टेस्ट लूंगा, आपको बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। ये थोड़ा सा ध्यान देना। ये देखो, हर के बाद नाउन, हाँ उससे पता चल जाता सही है, ठीक है ना? जिस देखो, अब इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए आप। आई विल टीच हर का मतलब हो रहा है मैं उसे पढ़ाऊंगा, ये ऑब्जेक्टिव केस है। दूसरा, आई विल टीच हर सिस्टर, मतलब मैं उसकी बहन को पढ़ाऊंगा, उसकी सिस्टर को पढ़ाऊंगा। यस, मतलब एक बहुत बड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि भाई किस तरीके से चीजें वर्क कर रही हैं। आई विल टीच हर मतलब मैं उसे पढ़ाऊंगा, ना आई विल टीच हर सिस्टर, मैं उसके सिस्टर को पढ़ाऊंगा। सो यू कैन सी, यहां हर ये ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन ये हर जिसके बाद में नाउन आ रहा है ये आपका पॉजेसिव केस है, जबकि दोनों हर है,
लेकिन दोनों जो है अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग जगह पर। चलिए, आपको सारी चीजें समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों का जब टेस्ट होगा अभी, तो टेस्ट में पूरे नंबर स्कोर करना है आपको। नेक्स्ट इसका बनता है भाई यूर सेल्फ, इसके दो बनते हैं, यूर सेल्फ भी बनता है, यूर सेल्फ्स भी बनता है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, यूर सेल्फ और यूर सेल्फ्स के बीच में छोटा सा अंतर है। यूर सेल्फ आपको सिंगुलर एक व्यक्ति को जब बोलोगे तब बोलना है। जैसे मैंने कहा एक लड़का है रवि, और आप रवि को बोल रहे हो रवि तुम पढ़ाई नहीं करते हो, तुम्हें खुद अब पढ़ाई करनी चाहिए, रवि यू डोंट स्टडी, यू शुड स्टडी यूर सेल्फ, तो आप रवि को बोल रहे हो। लेकिन रवि, राकेश, सोहन, मोहन, गीता, वीता, सविता सब लोग वहां बैठे हैं और आप बोल रहे हो आप सभी को अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो अब आप ज्यादा लोगों को बोल रहे हैं, इसलिए आप कहेंगे यू ऑल शुड डू योर वर्क योर सेल्फ, यू ऑल शुड डू योर वर्क योर सेल्फ। तो ज्यादा लोगों के लिए, आप जब ज्यादा लोगों को बोल रहे हो तो वहां पर इस बात का आपको ध्यान देना है कि ज्यादा लोगों के लिए आपको क्या यूज करना है, योर सेल्फ, और सिर्फ एक को बोलोगे तो योर सेल्फ। यूज कैसे करना है अभी आगे और हम देख लेंगे एक बार। इसका बनता है स्टूडेंट हिमसेल्फ, शी का बनता है हर सेल्फ, दे का बनता है देम सेल्व्स, ये प्लूरल है इसलिए वीएस। इसके बाद इट जो है ना, इसका ऑब्जेक्टिव केस बनता है इट्स, यहां भी इट्स, और यहां बनता है इटसेल्फ। अब पहले तो ये इट्स को समझो कि ये है क्या। इधर देखो, इट्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक इट्स ये वाला, एक इट्स ये वाला। ये जो इट्स है स्टूडेंट, इसका मतलब होता है इट इज। जैसे आपने कहा इट्स अ कॉपी, मतलब ये कॉपी है, दैट्स ओके। लेकिन ये जो इट्स है इसका मतलब होता है स्टूडेंट उसका, उसकी, उसके। मैंने कहा रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसके फाउंडर धीरूभाई अंबानी है। सो रिलायंस इज ए ह्यूज कंपनी एंड इट्स फाउंडर, उसके फाउंडर, इट्स चेयरपर्सन, उसके चेयरपर्सन, इट्स अ डायरेक्टर, उसके डायरेक्टर। तो इट्स का मतलब होता है उसका, उसकी, उसके, ये वाले इट्स का। मैंने कहा ये एक पेन है और इसका ढक्कन मिसिंग है, ठीक है, तो ढक्कन नहीं है, उसमें कैप नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज अ पेन एंड इट्स कैप इज मिसिंग। इसका ढक्कन क्या है, मिसिंग है, तो हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स कैप इज मिसिंग, खो गया है कहीं पर, दैट इज। लेकिन अगर आप ऐसा बोल दोगे कि इट्स कैप इज मिसिंग, तो भाई ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब आप निकलेगा यहां पर इट इज कैप इज मिसिंग, जो कि सही नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा। आप समझे उसको कि क्या सिचुएशन है, किस तरीके से हम लोग उसको स्टडी कर रहे हैं, तो ये तरीका है। दूसरी बात, ये आपके हो गए, ये हो गए, इनको यूज कैसे करते हैं। इसका मतलब होता है स्वयं और खुद, इसका मतलब भी होता है स्वयं या फिर खुद। इन सब का मतलब यही होता है, इसका मतलब भी होता है स्वयं या खुद। लेकिन कैसे, जो सब्जेक्ट दिया उसके अकॉर्डिंग। मैं खुद वहां जाऊंगा, मैं स्वयं वहां जाऊंगा, तो लगेगा माई सेल्फ। तुम खुद यहां आओगे तो लगेगा योर सेल्फ। वह खुद वहां जाएगा तो लगेगा हिमसेल्फ। गीता खुद यहां आएगी, गीता अब एक लड़की है, हर सेल्फ। वे खुद वहां जाएंगे, अब लगेगा देम सेल्फ्स। तो जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको रिफ्लेक्सिव केस को उपयोग करना होता है। अगर सब्जेक्ट आई है तो रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ, यदि सब्जेक्ट यू है तो रिफ्लेक्सिव केस यूर सेल्फ एंड यूर सेल्फ, प्लूरल है तो। अगर सब्जेक्ट ही है या फिर कोई नाम है राम, राम अपना काम स्वयं करता है, देखिए इस सेंटेंस को, यहां पर मैं अपना काम, तो यहां अपना काम का मतलब निकलेगा माय वर्क। यहां राम अपना काम स्वयं करता, तो यहां राम एक लड़का है इसलिए इसका निकलेगा हिज वर्क। तो सेंटेंस नंबर, सेंटेंस ए, सेंटेंस बी, ऐसे सेंटेंस सी देखो आप। मैंने कहा वह अपना काम स्वयं करती है, तो यहां भी स्वयं है, यहां भी स्वयं है, यहां भी स्वयं है, यहां भी अपना काम, यहां भी अपना काम, यहां भी अपना काम। लेकिन ये काम करने वाली कोई लड़की है, इसका हो जाएगा हर वर्क।
ठीक है, अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं हम। देखिए इधर, वह अपना काम स्वयं करती है, तो जब आप इसकी इंग्लिश बनाओगे तो आप इंग्लिश में लिखोगे शी, करना मतलब होता है डू, डू में ईएस लगता है तो हो जाता है डज। शी डज हर वर्क हर सेल्फ। अब आप यहां देखेंगे, यहां स्वयं के लिए क्या लगाया हमने, हर सेल्फ। अपना काम के लिए क्या लगाया, हर वर्क। करती है प्रेजेंट सिंपल टेंस है डज। तो ये रहा आपका आंसर। दूसरा, मैं अपना काम स्वयं करता हूं। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे आप, मैं अपना काम स्वयं करता हूं तो आई, करना मतलब होता है, आई के साथ डज नहीं लगता, डू लगता है, तो आई डू माई वर्क माई सेल्फ। अब यहां भी स्वयं है, यहां भी स्वयं था, लेकिन यहां स्वयं के लिए हर सेल्फ लगा था, यहां स्वयं के लिए माई सेल्फ लगा, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, मैं है। यहां भी अपना काम था, यहां अपना काम के लिए हर वर्क लगा था, लेकिन यहां अपना काम के लिए माई वर्क लग रहा है। तीसरा, राम अपना काम स्वयं करता है। अब काम करने वाला कौन है, थर्ड पर्सन राम, जिसका प्रोनाउन क्या बनता है, ही। मतलब ये मानकर चलो कि यहां राम नहीं लिखा है, यहां पर वह लिखा है, ही लिखा है। तो राम अपना काम स्वयं करता है, तो राम डज अपना काम के लिए बनेगा हिज वर्क हिमसेल्फ। ये इस तरीके से आपका बनेगा, राम डज हिज वर्क हिमसेल्फ। दिस इज द एग्जैक्ट वन। तो हमने यहां दो चीजें सीखी स्टूडेंट्स, ठीक है। वी लर्न टू थिंग्स हियर। द फर्स्ट वन इज दैट कि अपने का कोई मीनिंग नहीं होता। इन हिंदी वी कैन अंडरस्टैंड द अपनाज मीनिंग, व्हाट इज ऑल अबाउट, बट इन इंग्लिश देयर इज नो पर्टिकुलर मीनिंग फॉर अपना। इट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट। तुम अपना काम कर रहे हो तो यहां अपने का मतलब योर वर्क। मैं अपना काम कर रहा हूं तो यहां पर अपने का मतलब माई वर्क। रवि अपना काम कर रहा है तो यहां रवि का काम है इसलिए हिज वर्क। और वे अपना काम कर रहे हैं तो यहां अपने का मतलब, इसलिए अपने का मतलब कभी माय मत लिख लेना। नो सो आपको अभी यहां पर दो चीज सीखनी होगी। पहले कि भाई अपने का मतलब पूरी तरह सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको लगा दो। दूसरा, जो स्वयं होता है या खुद होता है, इसका मतलब भी कोई मतलब नहीं होता, इसका मतलब भी पूरी तरह से सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। वे स्वयं वहां जाएंगे, मतलब यहां पर स्वयं का मतलब निकलेगा themselves। मैं स्वयं या मैं खुद वहां जाऊंगा तो यहां स्वयं का मतलब निकलेगा माई सेल्फ। यह सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको अपने दिमाग में फिट करना है। अगर यह आपको समझ में आ जाता है कि भाई ये आपका इस तरीके से वर्क कर रहा है, देन थिंग्स आर इजी टू लर्न।